हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्पणी कराने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आज संग जनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया। जितनी बार ये पूछा गया हर बार ये 2 नंबर में पूछा गया, तो ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया। 2 नंबर में ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर पक्के कर देगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन लेके आए वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो असंग जनन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ आपको 15 हमने क्वेश्चन करवाए जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो 2-2 नंबर या 3 नंबर में 2-3 नंबर में पूछी जाती। तो 15 प्लस क्वेश्चन आपके इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना निषेचन बीज का निर्माण प्रक्रिया आसंग जनन कहलाती। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आसंग जनन बोलते हैं। तथा इनमें इनसे जो उत्पन्न पादप वो क्या कहलाते? आसंजनन कहलाते हैं। इन पौधों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक विंकलर ने 1908 में की थी। बस आपको इतना लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया फिर से आपको पढ़ के बता देते हैं कि जो बिना निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग असंजनन, वो क्या कहलाती है? असंजनन कहलाती है। तथा इनमें से जो उत्पन्न पादप हार्मोन्स होते हैं वो असंजनन कहलाते हैं। इन पौधों की जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है कि इसकी खोज वैज्ञानिक विंकलर ने 1908 में की थी। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है कि इसकी खोज किसने की थी, ये आपसे 1 नंबर में बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है कि असंजनन की खोज किसने की थी। आपको 3-4 वैज्ञानिक के नाम दे देंगे, उसमें से आपको टिक करना है विंकलर। ठीक है, उसके बाद है बहुभ्रूणता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जो इस बार भी इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये 15 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इनको आपको तैयार करना है। और हमने एक वीडियो डाल दी जिसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाए। पूरे बुक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने 35 पूरे बुक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उस वीडियो में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। हमने पूरी ही प्लेलिस्ट बायो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो जाके जल्दी से जल्दी उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। ठीक है, तो बहुभ्रूणता क्या होता है? इसमें बहुभ्रूणता वो होता है कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण प्राप्त हो जाए। मतलब एक बीज हो उससे क्या हो जाए? अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा? एक बीज से एक से अधिक भ्रूण पाए जाने या बनने को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या फिर आप ये इसको समझने की कोशिश कीजिए। बायो में आपको समझने की जरूरत है। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ गए तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण पाए जाने या बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक है, जैसे नींबू आदि। ठीक है, तो इसका उदाहरण एक हमने दे दिया, जैसे नींबू। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो इसकी खोज आपको ब्लैक पेन से लिख दीजिए। इसमें हमने जैसे लिखी है ऐसे ही आप विंकलर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनिषेक फलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अनिषेक फलन। तो सामान्यतः निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है। कभी कभी निषेचन के बिना अंडाशय फल विकसित हो जाता है। ठीक है, आसंग जनन में क्या होता था? आसंग जनन में हमने आपको बताया कि बिना निषेचन के ही प्रक्रिया का निर्माण हो जाता है, आसंग जनन कहलाती है। इसमें क्या होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है। कभी कभी निषेचन के बिना ही अंडाशय फल विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिना बिना निषेचन के ही अंडाशय फल विकसित हो जाता है। बिना निषेचन के अंडाशय क्या हो जाता है? फल विकसित हो जाता है। ऐसे फल अनिषेक फल तथा बनने की यह क्रिया को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन वो कहलाती है। प्रकृति में कई उदाहरण जैसे केला, पपीता, संतरा आदि, ये सब क्या है? ये सब अनिषेक फलन के उदाहरण है। तो इसमें क्या समझाया गया था कि बिन सामान्यतः वैसे तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है और कभी कभी क्या होता है? निषेचन के बिना ही अंडाशय फल विकसित हो जाता है। ऐसे फल अनिषेक फलन तथा फल बनने की यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है।
और प्रकृति में कई उदाहरण जैसे पपीता, केला और संतरा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन टिप्पणी में तो नहीं पूछा जाता, बट ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे पूछा जाए कि मेंडल ने मटर के पौधे 7 लक्षणों की वंशागति को अध्ययन किया था। 7 लक्षण जो मेंडल थे उन्होंने 7 पौधों पर अपना अध्ययन किया था। तो वो कौन कौन से 7 पौधे हैं? तो सबसे पहले किस पे किया था? सबसे पहले मेंडल ने मटर पर किया था। तो मटर के पौधे में 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले पौधे की ऊंचाई के बारे में मेंडल ने करा था। फिर उसके बाद पुष्प के रंग के बारे में, बीज का आकार, बीज का रंग, फल का रंग, फली की आकृति और उसके बाद पुष्प की स्थिति। तो ये सब मेंडल ने 7 अध्ययन किए थे। तो इसको आपको जरूर से जरूर याद रखना, 3 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद है अपूर्ण प्रभाविता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये कब पूछा जाता है? ये आपसे टिप्पणी में पूछा जाता है। बाई चांस लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है। 3 टिप्पणी दे देंगे आपको, लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है। नॉर्मली ये 3 नंबर में ही पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे अपूर्ण प्रभाविता पूछ लेगा, या पूर्ण प्रभाविता पूछ लेगा, या सह प्रभाविता पूछ लेगा। तो ये तीनों में से कोई एक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद लिस्ट में लिखा है कि कुछ पौधों में एक लक्षण के 2 अलग अलग रूपों में संकरण कराने पर पहली पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, अर्थात 2 विपरीत लक्षण में से कोई भी पूर्णतः प्रभावी लक्षण नहीं होता। दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लॉरेंस ने की थी। तो इसमें क्या गया कि कुछ पौधे दो अलग रूपों में लक्षण, मतलब जो पौधे होते हैं वो 2 अलग अलग रूपों में संकरण कराने पर क्या होते हैं? पहली पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, बल्कि दोनों विपरीत लक्षण में से कोई पूर्णता लक्षण प्रभावी नहीं होता है। इसमें क्या है कि जो पहली पीढ़ी है उसमें मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, उसके बाद अर्थात 2 विपरीत लक्षण में कोई भी पूर्णता प्रभावी लक्षण नहीं होता है और दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों लक्षण स्वयं को ही प्रदर्शित करते हैं। तो इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल लॉरेंस ने की थी। ठीक है, तो ये 3 नंबर या 2 नंबर में ही पूछा जाता है। इसी टाइप से सह प्रभाविता भी पूछा जाता है। वंशागति का वह प्रकार जिसमें किसी विषम युग्मजी में 2 एलील अभिव्यक्त होते हैं सह प्रभाविता कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में एबी रक्त समूह इसका उदाहरण। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ जाइए कि वंशागति का वह प्रकार जिसमें क्या होते हैं? विषम युग्मजी में 2 एलील अभिव्यक्त होते हैं, उसे सह प्रभाविता कहते हैं। मनुष्य में एबी रक्त समूह इसका क्या है? उदाहरण। उसके बाद है सहभोजिता। सहभोजिता क्या है कि आर्किड तथा आम के वृक्ष के मध्य संबंध भोजिता कहलाता है। जो आर्किड और आम के वृक्ष का जो मध्य संबंध है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं। इसमें आर्किड को आंशिक लाभ होता है, आम के वृक्ष को ना लाभ होता और ना ही हानि होती। इसमें क्या होता है? जो एक पौधा है, मतलब कोई एक चीज, जैसे आर्किड है, इसमें एक को लाभ हुआ और एक ऐसा पेड़ ना तो इसको हानि हुई और ना ही उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक पौधा उसे आंशिक रूप से लाभ हुआ और तथा दूसरा जो आम का वृक्ष है उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। तो इसमें कहा गया कि आर्किड आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगता है, परंतु इसमें पोषण प्राप्त नहीं होता। इसकी जड़ें वायुमंडल से नमी का अवशोषण कर लेती है। तो इसमें कहा कि जो आर्किड का जो आम के वृक्ष की शाखाएं हैं वो शाखाओं पर उगता है, परंतु इसमें जो पोषण प्राप्त नहीं होता है। परंतु ये जो आर्किड के पौधे हैं उसमें पोषण प्राप्त नहीं होता है। इसकी जड़ें वायुमंडल से नमी का अवशोषण कर लेती हैं। ठीक है, तो ये था आपका सहभोजिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद समष्टि, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में दिए गए समय पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों की संख्या समान संसाधनों का उपयोग अथवा उनके लिए प्रतिस्पर्धी करती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। मतलब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में दिए गए समय पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों की संख्या जो समान संसाधनों का उपयोग अथवा उनके लिए प्रतिस्पर्धित करती है। उसके बाद है समुदाय, जिसे हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ज़्यादा नहीं, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट, बाई चांस आ गए तो आप लिख सकते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार की जीवों के जो समस्ता मिलकर
उस स्थान का जैव समुदाय बनाती हैं। ठीक, समिष्टता मिलकर उस स्थान का जैव बनाती हैं, तो क्या उसे क्या कहते हैं? समुदाय बोलते हैं। समुदाय बनाती मतलब कम्युनिटी बनाती है। उसके बाद लिखा है कि डाउन सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम वाला, बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? यह एक क्रोमोसोम विकार है जो अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होने के कारण होता है। इसके कारण वैदिक अध्यक्षता और शारीरिक असामान्यता हो सकती है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जॉन लैंगडन डाउन ने 1862 में की थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह एक क्रोमोसोम विकार है जो अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होने के कारण होता है। इसके कारण वैदिक अध्यक्षता और शारीरिक असामान्यता हो सकती है। इसकी खोज किसने की थी? डाउन सिंड्रोम ने, जॉन लैंगडन डाउन ने 1862 में की थी। इसके जो लक्षण है उसमें क्या होता है? जो चेहरा होता है, चेहरा मंगोलों के समान होता है, और जीभ क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, और आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्प विकसित तथा कद छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं मांगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक, अगर 2 नंबर में है तो आप इतना लिख दिए, बाकी जितना हम बोल रहे हैं आप आगे ऐसे लिख सकते हैं कि चेहरा मंगोलों के समान होता है और जीभ मोटी हो जाती, आंखें तिरछी हो जाती हैं, और दिमाग जो है वो अल्प विकसित हो जाता है तथा कद छोटा होता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? मांगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? ये प्रत्येक 700 बच्चों में से किसी एक में पाया जाता है, मतलब 700 में से कोई एक बच्चे में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में आए तो आप इतना ही लिख दीजिए, अगर 3 नंबर में आए तो आप आगे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें बस आपको क्या लिखना है, ये बोलना है। इसमें आगे आपको ये 2-3 लाइन बढ़ा देनी कि चेहरा मंगोली के समान दिखता है और जीभ जो होती है मोटी हो जाती है, दिमाग अल्प विकसित हो जाता है तथा कद छोटा होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मंगोली जड़ता बोलते हैं, और ये प्रत्येक 700 बच्चों में से किसी एक में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको इतना बढ़ा देना। फिलहाल ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, अगर आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बैक क्रॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस क्या होता है कि जब किसी संकर का किसी भी जनक से क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई संकर है, उस संकर का किसी भी जनक से क्या कराया जाए? संकरण कराया जाता है, तो उसे बैक क्रॉस बोलते हैं। जैसे शुद्ध लंबे पौधे एवं शुद्ध बौने पौधे, जैसे डबल कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इन पौधों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे, और जब इसका हम लोग क्या कराएंगे? जैसे ये डबल टी है और स्मॉल टी है, इसका एक लेंगे और इसका एक लेंगे, तो क्या बन जाएगा? स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर एक इसका लेंगे, एक इसका लेंगे, फिर कैपिटल टी। इस टाइप से आपके क्या बन जाएंगे? पौधे बन जाएंगे। तो इसमें क्या बनना है कि जब शुद्ध लंबे पौधे डबल कैपिटल टी एवं शुद्ध बौने पौधे डबल स्मॉल टी पौधों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संकर लंबे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का संकरण किसी भी जनक से कराने पर क्या प्राप्त होता है? बैक क्रॉस कहलाएगा। जो कराना होता है वो क्या कराता है? बैक क्रॉस कहलाएगा। इस विधि का सुझाव 1922 में हार्लन और पोए ने दी थी। यह बागवानी और पशु प्रजनन क्षेत्र में फायदेमंद और नियोजित होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है? बैक क्रॉस जब दोनों शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? एक प्रथम पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे, एक स्मॉल टी और कैपिटल टी जो संकरण कराते हैं किसी भी जनक के द्वारा, तो वो बैक क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। इससे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर में पूछा जाता है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है और इसके लाभ बताइए। ठीक है, तो यह यूएम डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेलई द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, इसमें से अनेक देशों के वैज्ञानिक ने मिलकर कार्य किया है कि यह कार्य सन 1990 से 2003 तक पूरा हुआ था। ठीक है, तो बस इतना आपको लिख देना मानव जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद इसके लाभ क्या होते हैं? मानव जीन्स की पहचान करने में, दूसरा है कि मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारक युग्मक के अनुक्रमों का निर्धारित करना। ठीक है, सबसे पहला मानव जीनोम की पहचान करने में, दूसरा है डीएनए को बनाने वाले 3 मिलियन रासायनिक क्षारक युग्मकों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। ठीक है, तो ये था आपका मानव जीनोम। इसके बाद है निकोटिन।
निकोटीन एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। निकोटीन बहुत 2 नंबर में पूछा जाता है, बाई चांस पूछ लिया जाए, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। यह एक रासायनिक यौगिक एल्केलाइड उद्दित औषधि है, ठीक है। तो इसे ये क्या है, एक नशीला पदार्थ होता है। यह सोलनासी कुल के पौधे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोलनासी कुल के पौधे में पाया जाता है। यह जड़ों में बनता है और पत्तियों में जमा जाता है, ठीक है। इसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है, ठीक है। तो निकोटीन जो है वो एक नशीला पदार्थ है। ये क्या है? एक रासायनिक यौगिक का एल्केलाइड उद्दीपक औषधि है। ये सोलनासी कुल के पौधे में पाया जाता है। ये जड़ों में बनता है और पत्तियों में जग जाता है। इसे कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किया जाता है। उसके बाद है हीमोफीलिया, जिसे हम लोग ब्लीडर रोग भी बोलते हैं। हीमोफीलिया रोग के कारण शरीर में खून के थक्के की जमने की क्रिया धीमी पड़ जाना और इसके कारण शरीर से बह रहे खून जल्दी रोक नहीं पाता है। इसके कारण जो चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित हो सकता है। मतलब ब्लीडर रोग वो होता है जैसे खून के थक्के जम जाते हैं, खून की जो थक्के की जो प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है और जो इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह क्या हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडर रोग भी बोलते हैं। चाहे आपसे कहा है कि ब्लीडर रोग किसे कहते हैं तो भी आपको ये लिखना है, या हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें भी आपको यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद है बायोपायरेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोपायरेसी, ठीक है। किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना पूर्व सूचना के करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब कोई अन्य देश की कोई भी जैविक संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बिना पूर्व सूचना के कर रहे हैं तो वही क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है, ठीक है। जैसे भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिका कंपनी ने लिया हुआ है। इस ठीक है, तो जैसे भारत में उपचार के लिए प्रचलित जो हल्दी का पेटेंट होता है वो किसने ले रखा है, अमेरिका की कंपनी ने लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है हमने कि इसके अतिरिक्त अमेरिका कंपनी द्वारा भारतीय धान की बई किस्म विकसित कर बासमती पर एकाधिकारी प्राप्त किया गया। यह जैव डकैती का उदाहरण है। ये किसका है, जैव डकैती का उदाहरण। बायोपायरेसी सरल भाषा में ये कहा गया है कि किसी अन्य देश के जो जैविक संसाधन होते हैं उसको अगर बिना पूर्व सूचना के मतलब चुरा लेना, वो क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। बिना पूर्व सूचना के मतलब चुरा ही लेना होता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बायोपायरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 15 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि टिप्पणियों में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी पीडीएफ मिल सकती है। तो अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और 70 प्लस क्वेश्चन हमने पूरे ही बुक के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 प्लस क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप वो 70 प्लस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो वो अगर ये सिर्फ 70 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते, आपके पास 5 दिन बचे, अगर आप ये 75 प्लस क्वेश्चन तैयार कर लेते 100 प्लस आप बायो में 70 में से 45 प्लस स्कोर आराम से कर लेंगे। 45-50 प्लस आप आराम से स्कोर कर लेंगे। तो इस टाइप से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी हमने बायो की प्लेलिस्ट डाल दी और उसमें ही वो वीडियो को ऐड कर दिया, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जो 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वीडियो लेके आएंगे, या तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।